चैंपियन कोर्स किन के लिए है? जो आईआईटी जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए है। ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे ज्वाइन बटन है, मेंबरशिप लेना है यूट्यूब का। आप मेंबरशिप लोगे तो मैं इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, आपका लाइव डिस्कशन होगा, डीपी दी जाएगी, यानी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोर्स की गारंटी अच्छे से करवानी आपको सिखाने की मेरी होगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब के मेंबरशिप प्रोग्राम के थ्रू, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। ना थोड़ी हिंदुस्तान में आप शराफत दिखाते हो ना, तो इनिशियली आदमी को लगता है इसका कुछ मतलब है, कुछ है। धीरे धीरे उसको समझ में आता है। तो सामने वाला कैसा ही हो, हमको खुद को नहीं बदलना है, हमारी आत्मा को गंदा नहीं करना है हमको। समझ गए? दुनिया जो करे वो करने दो। समझ गए? आत्मा तो हमारी है ना भाई। समझ गए? और बार्गेनिंग करेंगे क्यों नहीं करेंगे? कल को मान लो डायमंड के शोरूम में जाना है, फॉर एग्जाम्पल वाइफ को मान लो डायमंड का खरीदना है, वैसे उसको डायमंड पसंद नहीं है, वो गोल्ड पसंद है, गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, वहाँ बार्गेनिंग करेंगे कि यार ये 5 लाख रुपए का गोल्ड है यार, आपको 10% ऑफ करना पड़ेगा यार। अब वो बड़ा आदमी है, उससे अपन 10% डिस्काउंट कराएंगे, ठीक है। अपन बार्गेनिंग कैसे करते हैं? ठेले वाले से। तो मैं अपने वाइफ को स्ट्रिक्टली मना कर रखा, मैं किसी ठेले वाले से बार्गेनिंग नहीं करनी, ऐसा 20 साल से मेरा रूल है। तो मेरी मदर तो ऐसी खतरनाक बार्गेनिंग करते हैं कि मुझको शर्म आ जाती है यार। तो पहले ठीक है, गरीब थे यार, है ना, स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके नेचर में है वो, है ना। जैसे 100 रुपये कोई आएगा ना, 100 रुपये की है तो उसको सीधा बोलेंगे 20 रुपये में देना है क्या? तो मेरे को तो डर लगता है, मैं ये पता नहीं यार ये क्या बोल दे। तो आत्मा वाली बात सुनी तुमने सौरभ, उसको गंदा नहीं करना है। समझ गए? और गरीब आदमी से कभी बार्गेनिंग नहीं करनी है, अमीर आदमी से जरूर करनी है। कल को मुकेश अंबानी बुला ले मुझे, उससे करेंगे ना यार। अब आज जो पढ़ेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। वैसे जनरली मैं कम पढ़ाता हूँ इसको, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है कि आईआईटी एडवांस में आना चाहिए, वो है रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं? RSP। तो आज मैं 2 किताबें लेके आया हूँ, सोलोमन्स एंड पॉला ब्रूस। इससे अपन डेटा यूज, वैसे तो मेरे को याद है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस लाने के लिए लेके आया हूँ। तुम्हारी क्लास के पहले मैं वो डेटा ही देख रहा था। सौरभ तुम यार हंस क्यों रहे हो? मतलब मैं देखूंगा तो इसमें शर्म की क्या बात है यार? नहीं आएगा देख लेंगे, उसमें क्या है। लिख लिया सबने? नाम को पढ़ो, रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। अच्छा ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। इसमें एक और चीज़ है, देखो इस तराजू से समझ में आ रहा है ना कि रिएक्टिविटी नीचे जाएगी तो सेलेक्टिविटी ऊपर जाएगी, सेलेक्टिविटी नीचे जाएगी तो रिएक्टिविटी ऊपर जाएगी। इसका मतलब रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेलेक्टिविटी है। ये बोलता है कि जो रिएक्टिविटी होती है ना, रिएक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेलेक्टिविटी। इसका क्या मतलब हुआ? कि जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस सेलेक्टिव होगा, ठीक है। अच्छा रिएक्टिव किसको बोलते हैं, सेलेक्टिव किसको बोलते हैं, इसको डिफाइन करूंगा। पहले तो मैं बोल रहा हूं ये प्रिंसिपल होता क्या है। ये बोलता है कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेलेक्टिविटी। देखो ये अगेन ये दिखा रहा है रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेलेक्टिविटी। एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको मैं ये लिख लूं, मोर रिएक्टिव इज लेस सेलेक्टिव। और ये भी लिख सकते हैं ना, लेस रिएक्टिव इज मोर सेलेक्टिव। लिखो इसको एक बार। More reactive is less selective and less selective is more reactive. फिर ये भी लिख सकते हैं अपन, less reactive is more selective.
क्या भाई? तन्मय, तन्मय नाम है ना? तनुज, और भाई का? तुमने आज कमेंट सेक्शन में लिखा था ना, मैंने देखा था उससे। कितने करेक्ट थे? अच्छा, अब मुझे ये बताओ सबसे पहले, अच्छा मैं कुछ और डेटा आपको शेयर करता हूँ ना, फिर अपन वापस इस पर आएंगे। जैसे ये सब क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये अभी जो मैं बनाया है ये आइसोब्यूटेन है ना, आइसोब्यूटेन है ना। ये आइसोब्यूटेन का अगर मैं क्लोरीनेशन करूंगा तो इसमें 2 मोनोक्लोरोप्रोड बन सकते हैं। कौन से 2 बनेंगे? एक कौन सा बनेगा? 3 डिग्री हैलाइड, और एक कौन बनेगा? 1 डिग्री हैलाइड। 3 डिग्री हैलाइड बन रहा है करीबन 63%। एक मिनट में एग्जैक्ट डेटा देख लूं। 63, हाँ 63 बन रहा है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं। और ये बन रहा है हमारा 37%। समझे आप? ठीक है, ये अपने सोलोमन्स के डेटा है। 25 डिग्री पे ये बन रहा है। अब मैं कर रहा हूं इसका ब्रोमिनेशन। ये सेम 3 डिग्री हैलाइड है ना। अब मैं इसका कर रहा हूं ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये 127 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे उस पोला ब्रूस में 125 लिखा है, इसमें 127, ऑलमोस्ट सेम है ना। अब बताओ इसमें कितने मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनेंगे? 2 ही बनेंगे ना। ठीक है, कौन से 2 बनेंगे? एक बनेगा 3 डिग्री हैलाइड, और दूसरा क्या बनेगा? 1 डिग्री हैलाइड। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ एडवांस में आ सकता है ना। अब बात ये बताओ, ये कितना परसेंट दे रखा है बताता हूं तुम्हें। ये दे रखा है ग्रेटर देन 99%, मोर देन 99%, ये आएगा। और इसके मिलेंगे ट्रेसेस, यानी 99% से भी ज्यादा ये बनता है ना। और दूसरे वाले के क्या दे रखे हैं? ट्रेसेस। तो अब आपको बताना है कि होना क्या चाहिए था वैसे। भाई ये कितने डिग्री का हाइड्रोजन है ये बताओ। ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो अगर हम ये H निकालेंगे तो 3 डिग्री रेडिकल विल फॉर्म, है ना। सिमिलरली इफ यू रिप्लेस दिस हाइड्रोजन बाय रेडिकल मींस 1 डिग्री रेडिकल विल फॉर्म, ये मतलब है ना उसका। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि दोनों ही केस में मेजर क्या बनना चाहिए? 3 डिग्री। हमें ऊपर वाले में दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि वो 63 बन रहा है, ठीक है, दूसरे का भी भला हो रहा है, उससे अपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ तो दूसरा तो एकदम खत्म ही हो गया। अब आपको बताना है ऐसा क्यों। एक मिनट को, मैंने डेटा ना गलत लिख दिया है। 1 डिग्री वाला, हाँ ये उल्टा लिख दिया मैंने। क्लोरीन में तो एकदम ही मेजर हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। क्लोरीन में ये कितना परसेंट था? ये आएगा 37, और ये कितना था? 63, यानी ये वाला मेजर बन जाता है, उल्टा हो जाता है। और इसमें ये वाला मेजर बनता है। तो अब तो 2 डाउट हो गए कि उसमें वो मेजर क्यों बन गया, और दूसरा इसमें मेजर बना तो गजब का मेजर बना, है ना। दूसरा तो बेचारा कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, रिएक्टिव का मतलब क्या और सेलेक्टिव का मतलब क्या? रिएक्टिव मतलब जो फास्ट रिएक्ट करेगा, मतलब वो अगर किसी प्रोडक्ट बना रहा है या इंटरमीडिएट बना रहा है तो उसकी बनाने की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी, ये होगी ना। तो जैसे अपन ऐसे समझें कि सपोज करो एक रिएक्शन हो रही है, ऐसे हो रही है रिएक्शन, तो ये ए जो है ना, ये लेस एक्टिवेशन एनर्जी से बी बना रहा है, हम कहेंगे ए इज वेरी रिएक्टिव। तो क्लोरीन टाइप हो रहा है। क्लोरीन जो है ना हाईली रिएक्टिव है, जो सामने आया है उसको ताबड़तोड़ अच्छे से धो रहा है एकदम, है ना, तो हाईली रिएक्टिव है वो। ए रिएक्टिव कब होता है? जब वो प्रोडक्ट फास्ट बनाता है, यानी बनाने की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। और एक और चीज होती है, रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना उनकी खुद की एनर्जी भी ज्यादा होती है। एक तो खुद की एनर्जी भी ज्यादा होगी, और वो रिएक्टिव मतलब वो फास्ट रिएक्ट करेंगे। सेलेक्टिव मतलब वो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उनका एक चॉइस होगा, एक पर्टिकुलर के मैं ये 3 डिग्री रेडिकल बनाऊंगा, 2 डिग्री रेडिकल बनाऊंगा, वो सेलेक्टिव होगा, है ना। और सेलेक्टिव कैसे बोलते हैं? वो पर्टिकुलर पाथ फॉलो करते हैं कि पहले 3 डिग्री बनेगा, फिर 2 डिग्री बनेगा, फिर 1 डिग्री बनेगा, उसको बोलते हैं अपन सेलेक्टिव। इसको अपन जनरल लाइफ में ऐसे समझ सकते हैं कि अखबार में एक ऐड आया, है ना,
कि भाई 50% डिस्काउंट में ये मिल रहा है, तो आदमी ने ऐड देखा और तुरंत ब्लिंकिट पे फ़ोन किया और 10 मिनट में सामान खरीद लिया, पहला आदमी। दूसरा एक आदमी है, उसने ऐड देखा, उसने दूसरे अखबार निकाले, दूसरे ऐड भी देखे, 3-4 ऐड को कंपेयर किया और फिर एक प्रोडक्ट खरीदा। तो बताओ इन दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन हुआ? पहला वाला मोर रिएक्टिव हुआ। पहला ऐड देखा और ब्लिंकिट पे फ़ोन किया और प्रोडक्ट बना लिया, वो मोर रिएक्टिव हुआ। सेलेक्टिव कौन हुआ? दूसरा वाला, वो टाइम ले रहा है, आराम से देखेगा भाई कहाँ 50% तो दे ही रहा है, 60-70 कोई दे रहा है क्या, वो तो अपनी टेंडेंसी है जनरल, है ना, अपन चेक करेंगे सेम प्रोडक्ट है या नहीं है। तो सेकंड, जो पहला देखते ही खरीद रहा है वो रिएक्टिव है, जो 4-5 बार ऐड और देख के खरीद रहा है वो सेलेक्टिव है। जैसे ये जेम्स बॉन्ड की मूवी में हो रहा है ना, ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव। ब्रोमीन जीप में बैठा, जेम्स बॉन्ड को BR डॉट मान लो तुम, अभी निकल पड़ा है 3 डिग्री H लेने के लिए, बस ये 3 डिग्री H से ही रिएक्ट करेगा। आजू बाजू दूसरे कौन से आ रहे हैं उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ है 3 डिग्री H लेना है इसको। हाईली सेलेक्टिव, ब्रोमीन इज हाईली सेलेक्टिव। समझ में आया तुम्हें? रिएक्टिव किसको बोलते हैं? जो फास्ट रिएक्ट करता है। और रिएक्टिव जब इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, उनके बनाने की एक्टिव एनर्जी कम होती है। सेलेक्टिव किसको बोलते हैं? वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएगा, चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे मान लो ऐसी रिएक्शन हो रही है, एक ये बना रहा है, एक सपोज करो ये बना रहा है, हम कहेंगे ये बहुत सेलेक्टिव है, ये पहले ए बनाएगा और फिर बी बनाएगा, ये एक सेलेक्टिव प्रोसेस है ना। वो बी कभी चॉइस नहीं, उसकी चॉइस ए है हमेशा, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फास्ट, यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ सेलेक्टिविटी जिसमें जो अपन कहेंगे इन दोनों में से कौन स्टेबल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा और बेटर समझने के लिए थोड़ा और डेटा पे जाना पड़ेगा। इजी है, मैं थोड़ा भूमिका बना रहा हूँ पहले पूरी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको HCl की बॉन्ड एनर्जी बता देता हूँ, HBr की बता देता हूँ। HCl की है 103 किलो कैलोरी पर मोल, ये HCl की बॉन्ड एनर्जी है। HBr की है 87 किलो कैलोरी पर मोल। और फिर 3 डिग्री की है 97, 99, 101। अगर कहीं 3 डिग्री H है ना, 3 डिग्री रेडिकल बन रहा होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी आएगी, 3 डिग्री H की बॉन्ड एनर्जी है 101 किलो कैलोरी पर मोल। 2 डिग्री उससे अनस्टेबल है, एक मिनट है, 3 डिग्री 97 है। 2 डिग्री अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल रेडिकल मतलब बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी उसकी 99। और 1 डिग्री H एब्स्ट्रैक्ट करोगे तो अनस्टेबल रेडिकल मतलब 97 किलो कैलोरी पर मोल। ये बॉन्ड एनर्जी के डेटाज है। पहले हम बोलो लास्ट वाला कितना हुआ, 2-2 बढ़ेंगे 101। हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन का RDS क्या है। RDS एक्सो है या एंडोथर्मिक है, पहले हमको वो निकालना पड़ेगा, फिर उस प्रिंसिपल को समझेंगे अपन। ठीक है, तो ये डेटा नोट किया आपने, तो पहले ये नोट करो, बहुत इजी है, बस थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा लंबा है। तो रिएक्टिव मॉलिक्यूल मीन्स इटसेल्फ हैज हाई एनर्जी एंड लेस एक्टिव एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट। सेलेक्टिव मीन्स पर्टिकुलर पाथ और पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल फॉर्म। IIT प्रोसेस क्या है, रिएक्टिव है कि सेलेक्टिव है? सेलेक्टिव एंड हाईली सेलेक्टिव है। वो तो उसका एक पर्टिकुलर चॉइस है कि भाई ये क्राइटेरिया होगा तो मैं लूंगा। और कई डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है, कई नई मान लो नई प्राइवेट कॉलेजेस खुले हैं, वो सेलेक्टिव थोड़ी होते हैं, वो क्या होते हैं, रिएक्टिव। नया कॉलेज खुला है, बच्चे लेने हैं, जो पहले आया दे दिया उसको। अपन ये नहीं बोल रहे हैं कि वो अच्छे हैं बुरे हैं, मतलब उनका एडमिशन का क्राइटेरिया। ये लिख लिया आपने। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि अगर इस डेटा को यूज करते हुए अगर मैं ये पूछूं आपको, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है ना, इससे 1 डिग्री कार्बन, इससे Cl.H लेगा तो क्या बनेगा बताओ, CH3 CH डॉट प्लस HCl। इस स्टेप का बताओ डेल्टा H कितना है।
वैल्यू बतानी है। इस स्टेप का डेल्टा एच कितना है। अच्छा बताओ, बॉन्ड बनता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है या एंडो होता है? जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक होगा। क्लोरीन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये सिंगम भाव है ना, जैसे एकदम फुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखा रहा है। ये जो फाइट हो रही है, शानदार एक्सोथर्मिक, बढ़िया हीट रिलीज हो रही है। वैसे क्लोरीनेशन इज एक्सोथर्मिक। और बॉन्ड जब तोड़ते हैं तब एंडोथर्मिक। जैसे अपन क्लोरीनेशन करते हैं, इनिशिएशन फोटोलिसिस करते हैं, तब बॉन्ड टूटता है। तो फॉर्मेशन जो होता है एक्सो होता है और ब्रेकिंग एंडो होता है। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है? HCl। HCl की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 103। तो 103 प्लस लेंगे माइनस लेंगे? माइनस, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है ना ये। तो 103 तो आएगा माइनस। फिर बताओ प्लस क्या आएगा? हमने कौन सा बॉन्ड तोड़ा? 1 डिग्री तोड़ा ना हमने। तो 1 डिग्री का कितना था? 101। तो बताओ इसकी स्टेप की एंथैल्पी क्या है? -2। यही है ना इसके। अगर मैं एक 2 डिग्री H ले लूं, अब मैं 2 डिग्री H ले रहा हूं, है ना, ये एक 2 डिग्री H है। इससे Cl डॉट ने H लिया, बना डॉट, प्लस बना HCl। इसका डेल्टा H कितना है? इसका HCl तो फिक्स है ना, 103। और देखो बॉन्ड एनर्जी और रेडिकल की रिलेशन याद है आपको? 11th में बताया था। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जितना स्टेबल रेडिकल होता है ना, वो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम रखता है ना। तो ये 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसकी कितनी दिखाई थी अभी? दिखी थी हमने 99। तो ये कितना हुआ? -4। ये समझ में आ रहा है? अब बताओ 3 डिग्री की क्या होगी? अगर हमारे पास 3 डिग्री H है तो Cl डॉट H लेगा, ये बनेगा 3 डिग्री रेडिकल, प्लस क्या बनेगा बताओ? HCl। इसका डेल्टा H क्या होगा? -103 और प्लस 97 किलो कैलोरी पर मोल, यानी -6। इससे हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। ये आरडीएस क्या है? क्लोरीन हेलोजनेशन का आरडीएस यही तो है, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, है ना। Cl डॉट H लेता है, ये आरडीएस स्टेप है। तो बताओ आरडीएस ऑफ क्लोरीनेशन इज एक्सो या एंडो? आरडीएस ऑफ क्लोरीनेशन इज एक्सोथर्मिक स्टेप। इसको लिखो। अब इस पिक्चर से याद रखना है आपको। देखो क्लोरीनेशन आग लग रही है चारों, मींस एक्सोथर्मिक। ब्रोमिनेशन ठंडा हो रहा है, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मैंने सिंपल एक रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना सिखाया आपको, है ना। डेटा दे दिया और एंथैल्पी निकाल लिया। क्या भाई सुपुंका, बोलो बोलो, क्या डाउट है? बोल दो, ऐसा बोझ मत रखो। मन का बोझ सबसे बड़ा बोझ होता है। बोलो। क्योंकि तुमने वीकर बॉन्ड तोड़ा ना। स्टेप की बॉन्ड एनर्जी तो इसकी 97 ही तो है। डेल्टा H इस स्टेप का निकाला है हमने। अच्छा ये बताओ, तुमको ये समझ में आ रहा है कि 3 डिग्री का बॉन्ड वीक है क्योंकि स्टेबल रेडिकल बना रहा है। तो तुमको वीकर, जितना वीकर बॉन्ड तोड़ना होगा उतना स्टेप एक्सोथर्मिक होगा ना। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तब भी एक्सोथर्मिक होगा, या वीकर बॉन्ड तोड़ोगे तब भी एक्सोथर्मिक होगा। अच्छा वो क्यों होता है उसको तुम ऐसे समझ सकते हो। देखो जैसे ये रेडिकल है ना, ये H डॉट के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, है ना। इसकी मान लो कोई बॉन्ड है, सपोज को इसने 100 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज की। अगर मैंने यहाँ पाई बॉन्ड लगा दिया तब, अब ये रेडिकल रेजोनेंस में चला गया तो इसके कॉलिजन कम हो गया ना, तो अब इसकी बॉन्ड एनर्जी 100 से कम हो जाएगी। ऐसे मैंने एक और लगा दिया और कम हो जाएगी। तो जितना स्टेबल रेडिकल होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि वो डीलोकलाइज है, ऐसा समझ लो, कॉलिजन ही कम होंगे। चलो आपने ये लिख लिया भाई, तीनों लिख लिया। अब ये सेम तीनों रिपीट करो ब्रोमिनेशन के लिए। उस पे Cl डॉट बनाओ, Cl डॉट इसी लाइन में।
तो मैं खाली क्लोरीन लिखा है, मेरे को डॉट दिख नहीं रहा है ऐसे यहाँ। लिख लिया। अब Br ब्रोमीन का निकालो, क्या आ रहा है? सेम चीज अगर हम ब्रोमीन के लिए करेंगे तो इस बार Br.H ले रहा है, बॉन्ड बनना एक्सोथर्मिक स्टेप है, प्लस HBr। तो बताओ इसका डेल्टा H कितना हुआ? कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं अपन, कितना एनर्जी? HBr की 87 है ना, तो इस बार प्लस 87 है ना, नहीं प्लस नहीं सॉरी माइनस। हमें निकालना है डेल्टा H, HBr बन रहा है मतलब -87 और इसका प्लस कितना था? 101। तो कितना हुआ इसका? प्लस 14। एंडोथर्मिक हुआ ना ये। अब लेते हैं 2 डिग्री H, 2 डिग्री यहां से H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बनेगा 2 डिग्री रेडिकल। तो ये -87 और ये प्लस कितना है? 99। तो कितना हुआ ये? प्लस 12 है ना। अब क्यों? और वीकर बॉन्ड है ना, इसलिए डेल्टा H का प्लस 12 हो गया। अपने को और वीकर, इसमें और वीकर बॉन्ड, तो बॉन्ड बनना तो कांस्टेंट है, और इससे भी वीकर बॉन्ड तोड़ेंगे तब थोड़ी रिएक्शन लेस एंडोथर्मिक हो जाएगी ना। ये बनेगा 3 डिग्री रेडिकल, प्लस बनेगा HBr, तो -87 और प्लस 97 इक्वल टू 10 प्लस 10। समझे आप? तो RDS ऑफ ब्रोमिनेशन क्या हुआ बताओ? RDS of bromination is endothermic. हाईली सेलेक्टिव है ब्रोमीन। देख रहे हो ना कैसे सुपर हीरो ढूंढ रहा है 3 डिग्री H, वैसे ही ब्रोमीन ढूंढता है 3 डिग्री H। ब्रोमीन की जगह HI होता तो, HBr की जगह HI होता तो और ज्यादा एंडोथर्मिक, और उधर HCl की जगह HF होता तो हाईली एक्सोथर्मिक होता है ना, और ज्यादा एक्सोथर्मिक हुआ। बॉन्ड एनर्जी HF की ज्यादा होती है ना, HCl HBr HI से। जब HCl एक्सोथर्मिक है तो HF तो और ज्यादा एक्सोथर्मिक है। समझे आप? ठीक है, यहां तक लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसको रिएक्टिविटी सिलेक्ट। एक आपको प्रिंसिपल याद है, हेमोंड्स पोस्टुलेट। हेमोंड्स क्या बोलता था कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसके टाइम स्टेट में किसके कैरेक्टर होंगे? रिएक्टेंट। और अगर कोई एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट के कैरेक्टर होंगे। ये बात समझे आप? तो हमारा क्लोरीनेशन कैसा है? एक्सो। ब्रोमिनेशन कैसा है? एंडो। ठीक है, अब मैं इसके दोनों के एनर्जी प्रोफाइल बनाता हूं। ठीक है, इस तरफ हमारी एनर्जी है, इस तरफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो ये है हमारा क्लोरीनेशन का ग्राफ इस टाइप से। इन तीनों में से बता सकते हो कौन सा वन, ये मैं कौन सा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं? RDS ऑफ क्लोरीनेशन, जब Cl डॉट यहां से H लेगा, है ना। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होगा? नीचे वाला 3 डिग्री रेडिकल बनाएगा, ये 2 डिग्री रेडिकल एंड 1 डिग्री रेडिकल।
ठीक है। अब मैं अगर ब्रोमिनेशन का करूंगा तब एंडोथर्मिक होगा, है ना, ब्रोमिनेशन का एंडोथर्मिक होगा। तो ब्रोमिनेशन ग्राफ ऐसा आएगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये है हमारा 3 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल, 1 डिग्री। ये कौन सा ग्राफ प्लॉट किया हमने? Br डॉट रिएक्ट विद एल्केन, RDS का ग्राफ प्लॉट किया हमने, है ना। HBr इसमें बन क्या रहा है? 3 डिग्री रेडिकल प्लस HBr। ये किसकी डिग्री की बात कर रहे हैं हम? रेडिकल की, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसके एक्टिवेशन एनर्जी में जो डिफरेंस है ना, वो है 1 किलो कैलोरी पर मोल, है ना। और Br वाले में जो एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस है, वो डिफरेंस है 2 किलो कैलोरी पर मोल। बताओ कैसे? आजकल तो कोटा बहुत फेमस हो गया है, लंदन से आए थे आर्टिकल लिखने कोटा पे, पूछ रहे थे। एक सवाल तो पता ही है क्या पूछा होगा, और बाकी सवाल भी पूछ रहे थे। इसमें अबाउट 1.5 दे रखा है, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट 2 के बाद से, ठीक है। अब तुम पहले ये बताओ, तुम्हें ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया, ये समझ में आ रहा है? कैसे किया बताओ? इसमें डिफरेंस कम क्यों और उसमें ज्यादा क्यों? ये यार अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं ले ही लेता हूँ। थोड़ा एक वर्ड यूज करो, क्लोरीन में ये डिफरेंस ऐसे है, ब्रोमीन में ऐसे हो गया। बना वो भी 1 डिग्री रहा है, 2 डिग्री रहा है, लेकिन एक क्लोरीन में ऐसा है और ब्रोमीन में ऐसा है। नहीं, मैंने तुम्हें हिंट दिया था शुरू में, हिंट इज हेमॉन्ड्स पोस्टुलेट। एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू हेमॉन्ड्स इसकी ट्रांजिशन स्टेट में किसके कैरेक्टर ज्यादा है, रिएक्टेंट के या ये मान लो इस इंटरमीडिएट के? रिएक्टेंट के हो गए ना। तो ये जो 3 डिग्री रेडिकल बना रहा है, इसका रिएक्टेंट सपोज करो ये आइसोब्यूटेन है, यानी इसका रिएक्टेंट ये आइसोब्यूटेन है। इस ट्रांजिशन स्टेट का कैरेक्टर भी इससे मिल रहा है, इस ट्रांजिशन स्टेट का कैरेक्टर भी इससे मिल रहा है। ऑल 3 ट्रांजिशन स्टेट बिलोंग टू सेम एल्केन, सभी एक ही एल्केन से बिलोंग करते हैं। तो अगर सभी में एल्केन के कैरेक्टर ज्यादा हैं और तीनों एक ही एल्केन से हैं, तो उनके एनर्जी डिफरेंस तो कम होंगे ना उनके। बात समझे आप? ऑल बिलोंग टू सेम एल्केन, है ना। इसमें ट्रांजिशन स्टेट एल्केन से बिलोंग नहीं करता है। इसमें हाँ, जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि भाई एक ये रेडिकल है और एक ये रेडिकल है, बताओ ये कितने डिग्री का रेडिकल है? 3 डिग्री हैविंग 9 अल्फा, और ये क्या है? 1 अल्फा। ये ट्रांजिशन स्टेट सपोज करो 9 अल्फा वाली बन रही है, तो जो 1 अल्फा का टीएस बनेगा वो और भी ऊपर बनेगा ना। इसमें किसके कैरेक्टर ज्यादा है, रेडिकल के या एल्केन के? लेकिन कौन सा रेडिकल? 3 डिग्री रेडिकल। ये कौन सा रेडिकल? 2 डिग्री। ये कौन सा रेडिकल? 1 डिग्री। क्या ये सभी ट्रांजिशन स्टेट एक ही टाइप के रेडिकल से बिलोंग करते हैं? नहीं करते हैं। इन सब के कैरेक्टर जिससे बिलोंग करते हैं वो अलग अलग है। इसमें क्या हो रहा है, ये सब एक ही एल्केन से बिलोंग करते हैं, समझ रहे हो? तो एल्केन है ना, ये भी एल्केन है, एल्केन है, एल्केन है, ऑल बिलोंग टू सेम एल्केन, सेम ही एल्केन है ना वो। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडिकल कैरेक्टर ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी आएगी। अब बताओ, ब्रोमीन के पास चॉइस है कि 3 डिग्री बनाए, 2 डिग्री बनाए या 1 डिग्री बनाए, तो पहले कौन सा बनाएगा? 3 डिग्री बनाएगा। लेकिन क्लोरीन में नहीं बोल सकते अपन। क्लोरीन में क्या हो रहा है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है। तो अब इसमें एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी। किसके साथ कॉलिजन पहले होता है, किसे पहले बनता है, किसे रैपिड रिएक्ट करता है, उसको बोलते हैं ना। अब मैं इसको थोड़ा और बेटर समझाता हूँ, कुछ और डेटा लेता हूँ, फिर इस पर वापस आएंगे। अगर आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल देखोगे ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल बाय Cl डॉट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वो क्या है हमारा? 3 डिग्री H के बनाने की रेट, 2 डिग्री H के बनाने की रेट, 1 डिग्री H के बनाने की रेट, वो क्या है? 5
3.8 एंड 1। ये कौन सा डेटा है कि अगर Cl डॉट 3 डिग्री H को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो उसका रेट 5 है, और 1 डिग्री को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो रेट 1 है। ठीक है, ये डेटा किसके लिए? क्लोरीन के लिए। लेकिन अगर ये मैं सेम डेटा ब्रोमीन के लिए बताऊं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल बाय Br डॉट, तो Br डॉट में क्या डेटा आएगा? Br डॉट में आएगा 1682 एंड 1। यानी अगर Br डॉट 3 डिग्री H रेडिकल बनाता है तो उसको 3 डिग्री H को एब्स्ट्रैक्ट करने की रेट कितनी है? 1600, 1 डिग्री की 1। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उसके एक्टिवेशन एंजाइम बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो वो 1 डिग्री जब लेगा तो 1 की रेट है, तो 3 डिग्री में इतना फास्ट रिएक्ट करेगा कि 1600 की रेट होगी उसकी। और क्लोरीन में डिफरेंस कम है, इसलिए 1 और 5 का डिफरेंस आ रहा है। ये बात समझे आप? ये तो डेटा है ना, ये Br वाले डेटा 125 पे। अच्छा, रिएक्शन के टेम्परेचर अलग अलग क्यों है? ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी। और ये कैसी रिएक्शन है? एंडो, इसमें हीटिंग करनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, ये डेटा समझ में आया? ठीक है, अब हम सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम कैसे बना सकते हैं? अब आप मुझे ये बताओ कि आइसोब्यूटेन में कितने हाइड्रोजन्स है? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 10 है ना। तो अगर मैं इसका क्लोरीनेशन कर रहा हूं तो इससे 3 डिग्री रेडिकल बनेगा। 10 में से कितने H को रिप्लेस करने पर ये 3 डिग्री रेडिकल बनेगा? 1। सपोज करो रेट वेट कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आउट ऑफ 10 अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो ये बनेगा। इसकी बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10% है ना, 1/10। और अगर मैं 1 डिग्री H लूंगा तो बताओ कितने H को रिप्लेस करने पर ये 1 डिग्री H बनेगा? 9 है ना। इसकी बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 9/10। तो अगर सिर्फ प्रोबेबिलिटी होता ना तो ये कितना बनता हमारा? 10, और ये कितना बनता? 90%। लेकिन अपने को दोनों फैक्टर लेने पड़ेंगे। जब वो Cl डॉट कोलाइड करेगा ना, तो क्यों कितने 3 डिग्री H से कोलिजन कर रहा है, 1 डिग्री H से कोलिजन कर रहा है, वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। और उनको H एब्स्ट्रैक्ट करने कर रहा है, वो उसका रेट फैक्टर है। तो दोनों फैक्टर कंबाइन होंगे, तब हमें पता चलेगा एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है ना। तो अब तुम निकाल सकते हो ये कितना परसेंट बनेगा। तुम्हारे पास रेट का डेटा है और तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी है। तो अगर मैं ऐसे, चलो मैं इसको ऐसे पूछूं, रिलेटिव फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री रेडिकल या रिलेटिव फॉर्मेशन ऑफ दिस 3 डिग्री हैलाइड, इसको बनाने का बताओ। आउट ऑफ क्या होगा? रिलेटिव फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री हैलाइड क्या होगा? रेट ऑफ 3 डिग्री H इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर मींस हाउ मेनी हाइड्रोजन ऑन रिप्लेसमेंट गिव दिस प्रोडक्ट। अच्छा, तुमको 3 डिग्री की रेट पता है कितनी थी? 5। और कितने H को रिप्लेस करने बन रहा है? 1। तो इसका रिलेटिव फॉर्मेशन कितना हुआ? इसका रिलेटिव फॉर्मेशन हुआ 5। अब तुम मुझे ये बता सकते हो इसका रिलेटिव फॉर्मेशन कितना होगा? अपन क्या कहेंगे? रेट ऑफ 1 डिग्री H इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर कौन सा? नंबर ऑफ H विच गिव दिस प्रोडक्ट, यानी प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो क्या होगा बताओ इसका? 9 इंटू 1, क्योंकि 9H को रिप्लेस करने पर ये बन रहा है, तो इसका रिलेटिव फॉर्मेशन हुआ 9। समझे आप? अब तुम मुझे ये बता सकते हो कि भाई ये कितना परसेंट यील्ड बनेगा। तो पहले वाले की परसेंट यील्ड कितनी आएगी? कैसे निकालेंगे? 5 बाय टोटल, 5/14 इंटू 100, इतना बनेगा ये। तो 5/14 कितना हुआ? एग्जैक्ट आ रहा 0.36। अरे ऐसे हवा में बता दिया तुमने। 42 हो, 14 3 जब 42 हुए ना, पीछे 8 बज गए, 80 हो गए, 28 28 56 56 और 28 कितने हुए? 82। तो 34 हुआ ना कुछ। कैलकुलेटर से करके बताओ ना कितना आ रहा है एग्जैक्ट। 35 के आसपास है ना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 35 के आसपास। अब इसका रिलेटिव, इसका बता सकते हो परसेंट यील्ड इसका कितना आएगा? इसका कितना आएगा बताओ? 9/14 इंटू 100। अपन अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये हुआ 35%
और ये अप्रोक्सीमेटली कितना बना बताओ? 65%। समझे आप? ठीक है, लिखने का पूरा मौका देंगे आप, ठीक है। अब हमें सेम कैलकुलेशन मैं आपको ब्रोमीन में देता हूं, आप ब्रोमीन में करना क्या होता है। ये आइसोब्यूटेन है, इसमें Br2 सनलाइट किया, एक बना ये 3 डिग्री रेडिकल, एक बना ये 1 डिग्री रेडिकल। पहले वाले का बताओ रिलेटिव फॉर्मेशन कितना आएगा? हाउ मेनी H गिव दिस प्रोडक्ट? एक। और व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री? 1600। तो 1600 इंटू 1। अब बताओ इसका रिलेटिव फॉर्मेशन कितना आएगा? हाउ मेनी H गिव दिस प्रोडक्ट? 9 एंड रेट ऑफ 1 डिग्री इज 1। ठीक है, तो अब बताओ व्हाट इज द परसेंट यील्ड? 1600 बाय 1609, ये परसेंट यील्ड ऑफ 3 डिग्री हैलाइड इंटू 100 कितना हुआ? 99.9 हुआ ना, है ना। अब जरा इसका निकालो रिलेटिव फॉर्मेशन कितना आएगा? 9 इंटू 1 ये आएगा ना, 9 इंटू 1 थोड़ी आएगा, 9 बाय 1609, हाँ वही 9 बाय 1609 इंटू 100 ये आएगा ना। तो बताओ कितना हुआ? 10 बाई 1600 कर लेते हैं रफली, तो 1 बाई 160, तो कितना हुआ? 0.0, बहुत सारे जीरो नहीं आए सौरभ यार, इतनी तो मैं मुझे भी आती है यार, 10 तक मुझे भी लगता था आती है। बोलो 0.00 फिर 1, ठीक है, मतलब 0.001 कर दें तो कुल मिला के ट्रेसेस। जब पॉइंट आ गया उसके बाद 0 आ गया तो वैसे ही ट्रेसेस हो गया, और 00 आ गया तो भारी ट्रेसेस हो गया। तो तुम्हें समझ में आया कि Br में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Br में हमेशा मेजर पॉइंट कौन सा आएगा? पहले 3 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, 1 डिग्री आएगा। तो बताओ ब्रोमीन मोर सेलेक्टिव हुआ या मोर रिएक्टिव हुआ? सेलेक्टिव हुआ, क्योंकि वो पर्टिकुलर 3 डिग्री ही बनाएगा, है ना। तो ये मोर सेलेक्टिव है, तो रिएक्टिव क्या है? कम है। ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। क्योंकि रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि एंडोथर्मिक स्टेप है। अब बताओ क्लोरीन कैसा है? क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, तो सेलेक्टिव कैसा है? लेस। तो मैं पूछूं व्हाई क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव? बिकॉज RDS इज एक्सोथर्मिक। व्हाई ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव? बिकॉज RDS इज एंडो, जो एंडो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। अब इस डेटा को यूज करते हुए तुम किसी भी एल्केन के हेलोजनेशन के अप्रोक्सीमेट प्रोडक्ट निकाल सकते हो कि कौन मेजर है और कौन माइनर है। समझे आप? तो थोड़ा पीछे चलें, पहले ये डेटा लिखो एक बार, अब अपने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहले ये ग्राफ बना लिया, पहले ग्राफ बनाओ अच्छे से, बस इन दोनों का डिफरेंस कम रखना है। यहाँ इसको मैं एक और तरीके से, क्या बोल रहे थे? किसमें 0.57 कैसे आएगा यार 9 बाई 1600 में? अरे यार 9 मतलब 10 बाई 1600 रफली, तो 1 बाई 160। अच्छा इंटू 100 भी तो है, तो कितना हुआ? 0.57 हुआ वापस। तो अभी लिखते वक्त करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। 0.57 को ट्रेसेस मान लिया गया, 0.5 तो ठीक ठाक है वैसे तो, चलो कोई बात नहीं। तो why chlorine is more reactive? Why chlorine is more reactive? Because it is a exothermic process. कौन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? जो एक्सोथर्मिक होते हैं। शुरू में जो मैंने डेटा वेटा एक्सप्लेन किया ना, उससे एक्सो एंडो मैं चाहता था सीधा ग्राफ बना के एक्सप्लेन कर सकता था, क्योंकि अपने पास टाइम भी थी और किताब भी रखी थी। तो इस पूरे को प्रिंसिपल को समझने के लिए हेमोन्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हेमोन्ट्स पोस्टुलेट क्लियर नहीं है ना, तो फिर अपन यहीं अटक जाएंगे कि ऊपर नीचे कैसे हो गए। हाँ, इसको एक मतलब एक कहानी, छोटी सी बात बता रहा था, अच्छी बात नहीं लेकिन फिर भी वैसे याद करो। एक फादर के 3 बच्चे हैं,
एक का नाम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी इनके पिताजी तो एक ही हैं। कौन है पिताजी? एल्केन। तो कहता है ना वो बच्चे को देखो बोला मम्मी के कैरेक्टर आ गए पापा के, तो इन सब में चेहरे इसके पापा से मिलते हैं, तीनों बच्चों के, है ना, बिकॉज तीनों के पापा एक ही हैं, अलग पापा थोड़ी है, ठीक है। तो ऑल 3 बिलोंग टू सेम पापा, दिस मीन्स सेम कैरेक्टर। इसमें बताओ क्या इन तीनों के पापा एक हैं? इसके पापा ये हैं, इसके पापा ये हैं, इसके पापा ये हैं। जब पापा ही अलग हो गए तो बच्चे भी तो अलग होंगे भाई, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल वियर्ड तो नहीं है, थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब है ना, इतना गलत भी नहीं है यार। मैं सोच रहा था यार बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्यों अभी एकदम थॉट आया मैं ये सही है यार, बिलोंग टू सेम कैरेक्टर, तो अपन फिजिकल कैरेक्टर ही मेजर करें। तो CL डॉट में पापा सेम है और BR डॉट में पापा अलग अलग है। इसके आगे की स्टोरी नहीं समझनी है अपने को, बस इतनी समझनी है, क्योंकि अब तुम मम्मी समझना चाह रहे हो, वो नहीं समझेंगे अपन। क्या भाई आजकल ध्यान लगा रहे हो? आजकल मेरे को सर थोड़ा भारी भारी फील होता है, मेरे को ध्यान लगाना है, मौका ही नहीं मिलता मेरे को यार, इतनी गर्मी हो रही है ना, और घर में हमारे क्या अफरा तफरी का माहौल होता है, हमारा ध्यान का तो माहौल ही नहीं है। ना मैं लगाता हूँ, ना बच्चे लगाते हैं, ना भाई। शाम को माला फेल देते हैं हम लोग, वो भी 2-3 बार फेल लेते हैं बस। वो गुरुजी आए थे ना, उन्होंने बताया था ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। उनसे मिलके मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि यार जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स वगैरह हैं, मैं देखता हूँ 5-5, 6-6 घंटे है ना माला फेरते रहते हैं। तो बहुत मेरे को अब समझ में आ रहा है कि यार जब 10 मिनट अपन माला फेरते हैं या ध्यान लगाते हैं, कितना पॉजिटिव फील होता है। जो 5-5 घंटे करता है वो, अब वो तो क्या फुल टाइम फ्री है ना, तो बस वो NGO का काम करते हैं 5-6 घंटे और 4-5 घंटे माला फेरते हैं। लिख लिया भाई सबने? नेक्स्ट पेज चले। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल बाय CL डॉट, अपने बुक में भी लेवल 1 पे इस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं एल्किन में, लेवल 2 में, सॉरी। हाँ, अभी तक डायरेक्ट JEE एडवांस में आया नहीं है, लेकिन हेलोजिनेशन ऑफ एल्किन अच्छे से सिलेबस में दे रखा है। क्यों भाई जैन, कैसी हो? ठीक हो? मैस में खाना वगैरह बढ़िया मिल रहा है? एकदम बढ़िया मिलता है? भरपेट या लिमिटेड मिलता है? भरपेट खिलाना है। कोटा वाले खिलाते तो खूब हैं यार, 3-4 बार खिलाते होंगे। तुम भी खाती होंगी 3-4 बार तो। शाम को रात को अलग खिलाते हैं? शाम को मतलब चाय कॉफ़ी स्नैक्स वगैरह से? अच्छा, क्या भाई हो गया? आगे बढ़े। अब ये वाला एग्जाम्पल लो। ये वाला समझ में आया मैंने कैसे कैलकुलेट किया? रेट ऑफ 3 डिग्री H एंड नंबर ऑफ 3 डिग्री H विल गिव दैट प्रोडक्ट। आप चाहो तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर का आगे लिखो, नंबर ऑफ 3 डिग्री H विच विल गिव दिस प्रोडक्ट। सिर्फ 3 डिग्री H नहीं, कौन जितने 3 डिग्री H पर्टिकुलर यही प्रोडक्ट बनाने चाहिए। हो सकता है 2 अलग टाइप के 3 डिग्री हो, तो दोनों की अलग रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा। नंबर ऑफ 3 डिग्री H विच विल गिव दिस प्रोडक्ट
into rate of 3 degree. That is relative formation of 3 degree halide. तो ब्रोमीन वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोमीन तो मोर सेलेक्टिव है। जो सेलेक्टिव होते हैं ना वहां अपन सिंपल डायरेक्ट लिख देते हैं 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, हमेशा यही बनेंगे। लिख लिया? थोड़ा फास्ट में लिखो, अभी इंग्लिश वाली क्लास भी है हमारी। अरे हरियाणा हंस रहे हो यार, तुम देख नहीं रहे हो आजकल मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाता हूँ यार। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो इसकी इंग्लिश बनाओ, फिर बातों की भी इंग्लिश बनाओ, चैलेंजिंग काम हो जाता है। कल एक नई बात सीखी स्विमिंग में, बताऊं क्या? मतलब इतने सालों से इतने लोग गलती कर रहे हैं, कल ही पता चला मेरे को। जब पानी हाथ ऐसे जाता है, उसके बाद ये जो है ना एल्बो, हाई एल्बो बोलते हैं इसको, ये एल्बो से मतलब ऐसे आपको पानी खींचना है ना, ऐसे पानी खींचना है आपको। तो पानी जब आप खींचते हो ना ऐसे, तो ये एल्बो सीधी रहनी चाहिए, सीधी रहनी चाहिए। फिर लास्ट में ना हाथ अपन ऐसे निकालते हैं, ये ऐसे निकालते हैं, ये गलत है। ऐसे निकाल के फिर ऐसे डालते हैं, ये गलत है। ये लास्ट में जाते हुए गलत हो रहा है, ये गलत है। सही तरीका है ये, सही है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? क्या फर्क है? लास्ट में जब पानी में आप यूं स्विमिंग पूल में गए, आपने हाथ यूं चलाया, यूं चलाया, यूं चलाया। जब आप हाथ यूं ऊपर करते हो ना, तो हाथ ऊपर किया तो बॉडी कहाँ जाएगी? बॉडी नीचे जाएगी, तो आप सिंक होने लगते हो। तो आपने जैसे ही पानी, जनरली लोग यूं करते हैं ऐसे, तो यूं करोगे तो आप नीचे जाओगे पानी के अंदर। आपका पर्पस था कि पानी पीछे जाए और हम आगे जाएं। तो जब आप हाथ यूं चलाते हो, ऐसे करते करते लास्ट में जब आपका हाथ है ना, जैसे लेग चल रहे, लेग के पैरेलल होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ऐसे। तो उससे क्या होता है कि भाई आप पीछे पुश कर रहे हो, आगे जा रहे हो, बस आपको ऊपर नहीं लेके जाना है हाथ। कितनी छोटी सी बात है, और छोटा सा लॉ अपन पढ़ते हैं। और कल ही लगा के देखा मैंने स्विमिंग पूल में, सही काम कर रहा था। आगे बढ़े। ये हो गया। वो आपको कई तरीके से सवाल पूछ सकता है, सीधा वो प्रिंसिपल पूछ सकता है, रिएक्टिविटी क्या है, प्रोडक्ट पूछ सकता है, परसेंट यील्ड पूछ सकता है। इसका डेटा 1682 और 1 था ना? अरे हाँ हाँ, सॉरी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। कितना बताया तुमने? तो फिर ये भी तो चेंज होगा तभी यार। वो बुक में ना 99 लिखा था यार, मैंने 0.9 तुम्हारे साथ जोश में आगे लिख दिया यार, अप्रोक्सीमेटली 99। 0.43 हुआ कि 2 ही तो बन रहे हैं, कर दें 0.43। थोड़ा कैलकुलेटर से करके देखना यार, वो रिकॉर्ड भी होती है क्लास, फिर एडिट नहीं कर पाएंगे यार, इसलिए डेटा ध्यान से बोलना पड़ता है यार। ऑनलाइन बड़ा चक्कर है, ध्यान रखना पड़ता है।
0.5%। और रिलेटिव फॉर्मेशन, अच्छा इसकी जगह परसेंट यील्ड होगा, बिल्कुल सही है। वापस रिवाइज कर रहे फायदा हो गया, देखो करेक्शन हो गया। हाँ, क्यों रिलेटिव फॉर्मेशन तो 9 हुई ना उसकी। हाँ। आगे बढ़े। तो IIT एडवांस में डायरेक्ट सवाल आएगा इस पे सीधा, वो क्योंकि बहुत सारी बुक्स में दे रखा है इस पे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब वही इंटीजर टाइप में पूछ लेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई ना, एनर्जी प्रोफाइल इन्वॉल्व हो गए, हेमॉन्ट्स हो गया, जहाँ बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाए, मतलब वो IIT एडवांस का क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़े। अब आपको ओवरऑल याद क्या रखना है, देखो आपको, अच्छा एक कैलकुलेशन और करते हैं, चलो अगर हमारे पास ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसका अगर मैं आपको क्लोरीनेशन करने को बोलूं तो आप 2 प्रोडक्ट बनाओगे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, एक तो ये बनाओगे 2 क्लोरोब्यूटेन और एक बनाओगे 1 क्लोरोब्यूटेन। अब बताओ कि इसमें टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 10। कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पर ये बन रहा है? 4। भाई ये हाइड्रोजन करो चाहे ये करो, सेम प्रोडक्ट देगा ना वो, तो इसका रिलेटिव फॉर्मेशन बताओ कितना आएगा? 4 × 2 डिग्री, 2 डिग्री का रेट कितना था? 3.8। अब बताओ ये कितने H को रिप्लेस करने में बन रहा है? 6। तो इसका रिलेटिव फॉर्मेशन कितना हुआ बताओ? 6 × 1। तो ये 4 × 3.8 कितना हुआ? 15.2। तो अब आप बता सकते हो कि इसकी परसेंट यील्ड कितनी हुई? 15.2 डिवाइड बाय 21.2 × 100। ये परसेंट यील्ड किसकी? 2 डिग्री की। इसकी परसेंट यील्ड बता सकते हो कितनी होगी? 6/21.2 आएगा ना भाई, 6/21.2 × 100। जरा एग्जैक्ट बताओ कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली बताओ तो भी चलेगा। कितना? 71.7, यानी इतना परसेंट आ रहा है ना। ये कितना हो गया अपना? 28.3। तो बताओ इस बार मेजर कौन हुआ? 2 डिग्री। हमने ये नहीं बोला है क्लोरीन में, बस वो ब्रांड आइसोब्यूटेन का एग्जांपल आएगा ना जहां पे बहुत सारे 1 डिग्री H है, वहां क्लोरीन मेजर आ सकता है 1 डिग्री। अदरवाइज उसके रेट में, एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस तो है ही है ना उसके, हम रेट को नेग्लेक्ट थोड़ी कर रहे हैं। और यही अगर ब्रोमीन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो, अगर हम यही कैलकुलेशन ब्रोमीन के लिए करें तो ब्रोमीन में भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा 2 डिग्री, एक बनेगा 1 डिग्री। 2 डिग्री का रिलेटिव फॉर्मेशन कितना आएगा भाई? 4 × 82। इसका रिलेटिव फॉर्मेशन कितना आएगा? 6 × 1। 4 × 82 मतलब कितना हुआ? 360 हुए ना? नहीं 320, 324 नहीं थी, 328। हाँ 328। और इसके कितने? तो इसके तो 6 ही रहेंगे। तो इसका परसेंट यील्ड कितना हुआ? 328 डिवाइडेड बाय 334 × 100। सुन रहे हो भाई? इसका परसेंट यील्ड कितना हुआ? 6/334 × 100। कौन मेजर हुआ? ये हुआ ना। कितना आएगा? 328 डिवाइड बाय 334, 1.8 आएगा। कौन सा? दूसरा वाला। तो दूसरा वाला 1.8 आएगा, तो पहला वाला कितना हो गया? 98.2। तो मैंने ये आज, अब मैं इस बारे में थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें कैलकुलेशन पूरी करनी है,
जैसे इस बार क्वेश्चन आ रहे हैं ना आजकल, वो प्रॉपर कैलकुलेशन करवा रहे हैं। एक कैल्शियम सॉल्ट का आया था क्वेश्चन, मैंने कैलकुलेशन किया, पहली बार मेरा आंसर सही हुआ, फिर वो बाकी जो स्टाफ है उनको बोला कैलकुलेशन, उनके दूसरे आंसर आए, मैं भी कंफ्यूज हो गया कि मैंने गलत कर दिया। फिर मैंने वापस किया, मैंने गलत कर दिया। तो मैंने देखा यार कैलकुलेशन की मेरी प्रैक्टिस नहीं है ना, मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि आदत जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। तो दोनों ही केस में मेजर कौन आया, 2 डिग्री या 1 डिग्री? दोनों ही केस में 2 डिग्री मेजर आया। तो आप समझ गए ना कि ब्रोमीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोरीन में ध्यान रखना है बस। ऐसे ब्रोमीन का भी कैलकुलेशन लिख लो। और ये जो रेट के डेटा हैं ये दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट डेटा। ये वैल्यूज तब हैं जब स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कुछ नहीं लिखा है तो ये वाली डेटा यूज कर लो। ब्रोमीन में डेटा क्या था, 1682 है ना। टेम्परेचर कितना था, 125 है ना। ऐसे समझ, ये 25 है, ये 125 है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है ना। अगर ब्रोमीन वाले एग्जाम्पल में अपन टेम्परेचर बढ़ा दें और 125 पे है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 ऐसे जाएंगे, तो उसके सेलेक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? उसकी सिलेक्टिविटी कम हो जाएगी। कम क्यों होगी? क्योंकि आप टेम्परेचर उसको बढ़ा रहे हो ना, उसको आप एक्टिव एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी मिल रही है। उसको एनर्जी मिलने का मतलब वो सब बना सकता है खटाखट एकदम। तो जब सब बना सकता है तो सिलेक्टिविटी कम हो रही है ना उसकी। एक्टिवेशन क्यों बढ़ेगी? नहीं, टेम्परेचर के साथ एक्टिवेशन एनर्जी कैसे बढ़ेगी उसकी? नहीं, तुम आरएनए सीक्वेंस लगा रहे हो ना। हाँ, एक रिएक्शन हो रही है, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मतलब मैंने उसको ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी दी। बढ़ने का मतलब मैंने उसको ज़्यादा एनर्जी दी, तो वो फास्ट रिएक्ट करेगा। अब हो सकता है वो कुछ जिस रेशियो में अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, उसके रेशियो में टाइम स्टेट में इतना नहीं बढ़ता होगा। तो वो एक्सपेंड कर रहे होंगे, पहले ये थी थोड़ी सी ऐसे चेंज होगी, तो वो चेंज नेगलेक्ट किया जा सकता है अगर टेम्परेचर सिग्निफिकेंट बढ़ा रहे हो तो। अपन तो यार गर्म करते हैं तो फटाफट होता है ना सब, सीधी बात है। क्यों सौरभ, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, वो चेंज आता होगा टाइम स्टेट में, वो बात तुम्हारी सही है एकदम। ठीक है, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है तुम्हें नया डेटा देखने को मिले, है ना। वो लिख देगा कि भाई अब तो डेटा जो है वो 105 1 आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब तुमको पूरे लेक्चर में ना एक वर्ड याद रखना है, जब भी आप ये सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी आए ना, आपको ध्यान ये रखना है। बताओ एस क्या मतलब है? बीएमएस को याद रखने की ट्रिक ये है, बर्गर मूवी स्लीप। बीएमएस, ब्रोमीन मोर सेलेक्टिव। बर्गर खाओ, मूवी देखो और सो जाओ, बस। ब्रोमीन मोर सेलेक्टिव। अगर ब्रोमीन मोर सेलेक्टिव है तो वो रिएक्टिव कैसा है? लेस रिएक्टिव। और क्लोरीन इसका उल्टा है, तो क्लोरीन कैसा हुआ? क्लोरीन इज लेस सेलेक्टिव एंड मोर रिएक्टिव। तो आप बीएमएस अच्छे से याद रखो, ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव, तो ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव मतलब लेस रिएक्टिव, और क्लोरीन इसका उल्टा है, लेस सेलेक्टिव एंड मोर रिएक्टिव। बीएमएस 2-3 बार लिख लो, बीएमएस बीएमएस बीएमएस। इसमें तो जो गाना बनेगा उसमें बीएमएस थोड़ा हाईलाइटेड रहेगा कि वाह बीएमएस, वाह बीएमएस, क्या बीएमएस। चांद तारों को देखा, सबको देखा, ब्रोमीन जैसा कोई नहीं देखा, वाह बीएमएस, वाह बीएमएस।
कैसी लगी लिरिक्स, कैसी थी? अरे भाई बुलाना, अच्छी लगी ना लिरिक्स? मैं चाहता हूँ यार ना, मतलब मैं जब 50 साल बाद इस दुनिया से जाऊँ ना, तो लोग मेरे को 200-300 साल याद रखें। तो वो कैसे याद रखेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले तो आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा करेंगे, लेकिन मुझे गाने की वजह से याद रखेंगे। गाने तो याद रहेंगे ना, गाने तो कई जनरेशन में जाते हैं ना ऐसे। या फिर मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, उनको याद रखा जाता है। मॉन्यूमेंट बनवाते हैं ना अपन कुछ, जैसे ताजमहल बना दिया, अब तुमको शाहजहां तो याद है, उसके आगे पीछे वाले याद नहीं है। ताजमहल तो उसने बनाया। तो मैं एक जगह गया था, इटली में एक जगह है फ्लोरेंस, नाम सुना आपने? वो तुमने तो उसी का सुना होगा, झुकती हुई मीनार वगैरह है ना। हाँ, वो तो अपने इंडिया में बहुत सारी मीनारें हैं, वैसी झुक रही है कई टाइम से। उनका तो कुछ भी नहीं है, इंडिया का तो ज़बरदस्त है। तो उसमें फ्लोरेंस इतना ब्यूटीफुल सिटी है, उसका एक सेंटर है, उसको तुम देखोगे ना तो मतलब बड़े बड़े उनके चर्च वगैरह बने हुए हैं, मतलब एक सेंटर में खड़े हो, चारों ओर बड़े बड़े बिल्डिंग्स टाइप बनी, क्योंकि रोम तो एक टाइम में वो था ना, रोम तो 1000-1200 साल राज किया उसने। तो वो जब देखोगे ना, मैंने जब पहली बार देखा ना, तो मैं ना आधे घंटे तक देखता ही रहा और मन में सोचता रहा कि यार एक दिन है ना कुछ बड़ा मॉन्यूमेंट बनवाना है यार, ये मेरे दिमाग में आया। फिर मैं जब अपने गांव गया तो मैंने देखा गांव के तालाब के साइड में है ना, वहाँ पे ना छतरियाँ बनी हुई। छतरी समझते हो? मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, छतरी क्या बोलते हैं उसको? छतरी मतलब ऊपर 4 पिलर लगाए, ऊपर से कवर कर दिया, ऐसे छतरी टाइप बोलते हैं ना। हट टाइप, हट है ना, वो पत्थर से बनी हुई, वो राजस्थान में उसमें पत्थर होता है। फिर मैंने उसके ऊपर लिखा देखा, तो वो ऐसे लिखा था कि भाई एक 16th सेंचुरी की है। फिर नीचे वो लिखा था इन्होंने बनवाई है ना, किसी की याद में बनवाई, कुछ ऐसी बनाई। तो वो आज भी है। और जबकि बाकी चीज़ें तो हो सकता है उनमें से ज़्यादा के लोगों ने अच्छा काम भी किया होगा, लेकिन आज भी नहीं है वो। तो मॉन्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम अपने गांव में कुछ ऐसा बनवाना कि वो यूज़फुल भी हो और प्लस तुम्हें 200-400 साल लोग याद करें। क्यों सौरभ? है ना? ठीक है, चलो तो बात समझ में आ गई तुम्हें, BMS? ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। इसको एक और तरीके समझ सकते हो, एक छोटी सी कहानी समझ सकते हो कि मान लो BR. को शादी करनी है। किसको शादी करनी है? BR. है ना। BR. ने मन बनाया है कि भाई शादी तो सभी कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो BR. ने शादी में मन बनाया। BR. ने सोचा है कि शादी अगर मैं करूंगा तो सिर्फ ऐश्वर्या राय से करूंगा। ये BR. ने सोचा है, ठीक है। अभी तो हमारा BR. कोटा में है, तो बाहर गया, ऑटो वालों को बोला भाई मेरे को स्टेशन जाना है। ऑटो पे गया, स्टेशन छोड़ा, स्टेशन से बॉम्बे की ट्रेनें खूब चलती है, तो कोटा से बॉम्बे ट्रेन में गया। अब वो पहुंचा सीधा बॉम्बे। बॉम्बे जाके पता लगाया कि भाई ऐश्वर्या राय कहाँ रहती है, तो कोई भी बता देगा, है ना। वहाँ गए ऐश्वर्या राय के घर पे आगे एक लगा था गेट। BR. गया और गेट पे जाके घंटी बजाई, टिंग टोंग ऐसे ना। तो अंदर से एक आदमी आया और बोला कि भाई BR. कैसे आना हुआ? तो BR. ने बोला कि मैं तो शादी करने आया हूँ ऐश्वर्या से। तो पता चला कि वो तो भाई फिल्म स्टार है ना, बड़े बड़े लोग हैं, तो पार्टी में रहते हैं वो। तो उसको बताया कि वो तो पार्टी में गई हुई है, अभी घर पे नहीं है। तो बोला पार्टी कहाँ है? बोला पार्टी जू में कहीं पार्टी हो रही है। तो BR. वापस ऑटो पकड़ा और गया, ठीक है। पार्टी गया तो बड़े लोगों की बड़ी पार्टी हो रही थी, बहुत सारी एक्ट्रेस और एक्टर और बहुत सारे लोग खड़े थे। गेट पे ही उसको कैटरीना कैफ मिल गई, ठीक है। कैटरीना कैफ मिली। कैटरीना कैफ ने पूछा BR. भाई कैसे आना हुआ? तो BR. ने बोला मैं तो शादी करने आया हूँ, ठीक है। तो कैटरीना कैफ ने बोला क्या मुझसे शादी करोगे? ठीक है। तो उसने बोला नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, ठीक है। तो उसने कहा भाई देख लो, मैं भी शादी कर सकती हूँ। बोला नहीं तुमसे नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ा, एक और एक्ट्रेस मिल गई। क्या नाम उसका? एक्ट्रेस का नाम बताओ ना यार। अभी नई एक्ट्रेस कौन सी है? क्या नाम है? तृप्ति। हाँ, जो तृप्ति जो नई एक्ट्रेस है। और कोई फेमस बताओ ना यार। आलिया भट्ट टाइप है ना। आलिया भट्ट मिल गई। आलिया भट्ट मिली। आलिया भट्ट से भी यही बात कि BR. कैसे आना हुआ? आलिया भट्ट ने बोला, उस BR. बोले मैं तो शादी करना आया हूँ। BR. ने मतलब कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, इन सब को रिजेक्ट किया और अल्टीमेटली उसने जाके किसको प्रपोज किया?
ऐसे रहे को। तो बताओ क्या बी आर डॉट हमारा मोर सेलेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? हाईली सेलेक्टिव है ना। ये तो बी आर डॉट ऐसा है। तो वो चाहे कितने भी एक्टर्स मिल जाए, 1 डिग्री एच मिल जाए, 2 डिग्री एच मिल जाए, पहले तो 3 डिग्री एच होगा, या स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल है ना, बेंजाइलिक होगा स्टेबल फ्री रेडिकल। अब बताओ, अपने यहाँ देखा देखी होता है ना, एक करता है दूसरा भी करता है। बी आर डॉट के बारे में पता चला, सी एल डॉट ने बोला मैं भी शादी करूंगा, कि सुना है बी आर डॉट बॉम्बे गया है शादी करने, मेरी भी कराओ जल्दी जल्दी। तो बी आर डॉट वही ऑटो वाला है ना, खड़ा था ना बाहर, ऑटो वाले को बोला भाई छोड़ो, ऑटो वाला सीधा ले गया उसको रेलवे स्टेशन, भाई ये कोटा से बॉम्बे वाली ट्रेन में बैठो। फिर वो सीधा जाके बॉम्बे वाली स्टेशन ट्रेन में बैठ गया। वहीं पहुंचा सी एल डॉट ऐश्वर्या राय के घर। ऐश्वर्या राय के बाहर तुम्हें घंटी बजाए, बाहर बंदा आया, बोला कि वही पार्टी में गए। पार्टी में पहुंचा और गेट पे कौन मिला? कैटरीना कैफ। और कैटरीना कैफ ने क्या ऑफर दिया उसको कि भाई मुझसे शादी करोगे? सी एल डॉट बोला कैसे आना होगा भाई, शादी करनी है। तो कैटरीना कैफ ने बोला चलो भाई मुझसे शादी करोगे। तो बताओ अब सी एल डॉट का आंसर क्या है? हाँ तैयार है, ठीक है ना। वहां तो हाईली रिएक्टिव है, जो पहले मिल गया ना उसी से शादी है उसकी। तो मोर रिएक्टिव कौन हुआ? मोर सेलेक्टिव कौन हुआ? ब्रोमीन। लेस सेलेक्टिव कौन हुआ? Cl। और आई डॉट की तो ऐसी जबरदस्त कहानी है। आई डॉट का क्या होगा बताओ? आई डॉट का स्टेप हाईली एंडोथर्मिक होगा ना वो तो आई डॉट के बारे में क्या बोलते हो? है वो तो वहां तक आई डॉट पहुंच भी गया, सेलेक्टिव बोला नहीं यार थोड़ा सा मतलब है ना, हाइट ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हो गया वो तो बॉलीवुड से निकल गया हॉलीवुड की तरफ निकल गया, ठीक है ना, कि यार वहां देखता हूँ उससे सिमिलर कोई एक्ट्रेस है क्या, और मतलब बहुत ज्यादा सेलेक्टिव है। एफ डॉट के बारे में क्या बोलते हो? एफ डॉट इज सुपर रिएक्टिव। तो एफ डॉट का क्या होगा? हाँ ऑटो वाला था ना वो, ठीक है ना। तो पहले वो कोटा में ऑटो वाला पड़ा। अब ऑटो वाला क्या है कि यार पैसे कमाने के लिए कई बार क्या 2-3 सीट रखते हैं ना कि भाई तुम भी बैठ जाओ तुम भी बैठ जाओ। तो पहले से ही ऑटो में एक लड़की बैठी थी, ठीक है। तो जैसे ही एफ डॉट ऑटो में बैठा, बाजू वाली लड़की को ही बोल दिया भाई शादी करोगी? तो उसने बोला हाँ करेंगे, वही शादी हो गई। ना गए रेलवे स्टेशन और ना गए बॉम्बे, कहाँ शादी हो गई उनकी? ऑटो के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डॉट इज हाईली रिएक्टिव। पता नहीं किससे शादी कर ले, ये तो फॉर्चुनेट है कि ऑटो में लड़की बैठी थी, है ना, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए। समझ गया तुम? तो बस ध्यान रखना कि हमारा ब्रोमीन इज हाईली सिलेक्टिव, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब इस पे ना क्विज मैं वो जब नया दूंगा ना एडिटेड लेक्चर, उसमें क्विज दूंगा, इस पे वो करेंगे फिर। चलें फिर, ओके भाई। तो तुमको क्या बनना है? बी आर डॉट बनना है, सी एल डॉट बनना है, आई डॉट बनना है, एफ डॉट बनना है? आई डॉट भी नहीं बनना है। कई बार ना कई ज़्यादा स्मार्ट लोग होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एक पुराना मेरा स्टूडेंट है, उसके मतलब अच्छे खासे दे आर वेरी गुड फाइनेंशियली और सब बढ़िया है, लेकिन उनकी सिस्टर्स भी हैं, है ना, उस बच्चे के सिस्टर हैं जो स्टूडेंट था, है ना। तो उनमें क्या हुआ पता है? उनकी शादी की बातचीत चली। अब वो जो लड़कियां थी वो क्यों गवर्नमेंट ऑफिसर थी, तो उनका थोड़ा वैसा नेचर हो गया कि नहीं हम ऐसा होना चाहिए, लड़का वैसा होना चाहिए। तो बहुत अच्छे से उनके शादी के ऑफर आए, है ना, मतलब अच्छे से IAS IPS ऑफिसर भी थे, रिच लोग भी थे, लेकिन वो शादी नहीं कर पाई। किसी में बोला इसकी हाइट छोटी है, इसके फैमिली में दिक्कत है। Reactivity is inversely proportional to selectivity. More reactive is less selective. Less selective is more reactive. Bro-reacts is bromination is endothermic reaction. Bro-reacts of chlorination is exothermic. Bromine is more selective and less reactive. Chlorine is more reactive and less selective. Good explained by M.S. Johansen. Reactivity is even proportional to selectivity. More reactive is less selective. Less selective is more reactive. Bromix is bromination is endothermic reaction.
more selective and less reactive. Chlorine is more reactive and less selective. Good explained by an endless show and serve. चलिए अब क्विज का आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा। तो व्हाट डज द रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल स्टेट? रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी यानी आरएसपी प्रिंसिपल क्या कहता है? तो आरएसपी प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा? आरएसपी प्रिंसिपल ये कहता है ना, मोर रिएक्टिव इज लेस सेलेक्टिव। जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो कैसे होते हैं? लेस सेलेक्टिव। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। तो मोर रिएक्टिव इज लेस सेलेक्टिव, बी हुआ। विच हेलोजन इज मोस्ट रिएक्टिव इन हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन? मोस्ट रिएक्टिव मतलब हाईली एक्सोथर्मिक, और हाईली एक्सोथर्मिक कब होगा? जब फ्लोरिनेशन होगा। फ्लोरिनेशन इज मोस्ट रिएक्टिव। विच हेलोजन मोस्ट सेलेक्टिव? मोस्ट सेलेक्टिव कौन सा होगा? जब एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक कब होगा? जब वीकर बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब क्या होगा? आंसर आयोडीन। इन द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन विच स्पीसीज लेस रिएक्टिव एंड मोर सेलेक्टिव? मोर सेलेक्टिव हमने क्या पढ़ा था? BMS, ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। फोर्थ का ही है ना ए? हाँ ठीक है। विच कार्बन रेडिक इज मोर स्टेबल? मोर स्टेबल मीन्स 3 डिग्री। विच कार्बन एक्सपेक्टेड टू बी मोर सेलेक्टिव? सेलेक्टिव कब होंगे? जब उनके एक्टिवेस एनर्जी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। ठीक है ना? तो 3 डिग्री मोर सेलेक्टिव होगा इन कंपेयर टू 1 डिग्री 2 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। इन आरएसपी प्रिंसिपल द रिलेशन बिटवीन रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, ये तो हमने बड़ा अच्छे से पढ़ा है। रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेलेक्टिविटी। तो रिलेशन क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनल। इन हाईली सेलेक्टिव रिएक्शन व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ केमिकल रिएक्शन वुड लाइक टू बी? तो अगर हाईली सेलेक्टिव होगा, हाईली सेलेक्टिव, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी उसकी? लो। Which of the following is an example of highly reactive and non-selective halogenation? Highly reactive means highly reactive मतलब exothermic, exothermic मतलब strong bond बनना चाहिए। जितना strong bond बनेगा उतनी ज़्यादा heat release होगी ना। तो strong bond कौन सा है? HF है या HCl है? तो strong bond है हमारा HF. Which halogen is typically used in the reaction required high selectivity and moderate reactivity? Halogen typically used in reaction required high selectivity and moderate reactivity. हाई सेलेक्टिविटी एंड मॉडरेट रिएक्टिविटी किस में आएगी? हमारी ब्रोमीन में। ठीक है, तो ये हमारा एक क्विज हो गया। हम आगे भी इस टाइप का रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी पे एक थोड़ा टिपिकल लेवल का क्विज भी आगे करेंगे। अभी आप पहले इसको करो और अपने कोटा टॉपर्स नोट्स में सारे प्रॉपर सिस्टमेटिक नोट्स आपको लिखने हैं। ये क्विज के क्वेश्चंस में भी आप लिखो उनको, है ना, क्योंकि फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपने अभी देखा और बाद में आपने इसको रिवाइज नहीं किया तो इसका जो प्रॉपर फ़ायदा होना चाहिए वो कम हो जाएगा। तो ये क्विज के क्वेश्चन लिखे होने चाहिए। तो जब हम रिवाइज करेंगे तो हमको ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं? क्विज कर लिया, बात खत्म हो गई, है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन फ्रिक्वेंटली करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद होगी, अच्छे से आप नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो क्विज के क्वेश्चन भी नोट्स कॉपी में आपको लिखने हैं। गॉट इट? थैंक यू।